अप्रैल की एक शाम दिन भर लू चलकर अब थक गई थी। लेकिन दिन भर की लू की वजह से आसमान में इतनी धूल भर गई थी कि धूप की हल्की पड़ गई थी। माली बाहर छिड़काव कर रहा था। चंदर सोकर उठा था और सुस्ती मिटा रहा था। थोड़ी देर के बाद वह उठा, दिशाओं की ओर निरुद्देश्य देखने लगा। बड़ी उदास सी शाम थी। सड़क भी बिल्कुल सूनी थी। सिर्फ दो एक साइकिल सवार लू से बचने के लिए कानों पर तौलिए लपेटे हुए चले जा रहे थे। एक बर्फ का ढेला भी चला जा रहा था। जाओ बर्फ ले आओ, चंदर ने माली को पैसे देते हुए कहा। माली ने ठेले वाले को बुलाया। ठेला वाला आकर फाटक पर रुक गया। माली बर्फ तुड़वा ही रहा था कि एक रिक्शा जिस पर पर्दा बंधा था वह भी फाटक के पास मुड़ा और ठेले के पास आकर रुक गया। ठेले वाले ने ठेला पीछे किया। रिक्शा अंदर आया। रिक्शा में कोई पर्दा नशीन औरत बैठी थी, लेकिन रिक्शा के साथ कोई नहीं था। चंदर को ताज्जुब हुआ, कौन पर्दानशीन यहाँ आ सकती है। रिक्शा से एक लड़की उतरी जिसे चंदर नहीं जानता था, लेकिन बाहर का पर्दा जितना गंदा और पुराना था, लड़की की पोशाक उतनी ही साफ और चुस्त। वह सफ़ेद रेशम की सलवार, सफ़ेद रेशम का चुस्त कुर्ता और उस पर बहुत हल्के शरबती फालसई रंग की चुन्नी ओढ़े हुई थी। वह उतरी और रिक्शे वाले से बोली, अब घंटे भर में आकर मुझे ले जाना। रिक्शा वाला सिर हिलाकर चल दिया और वह सीधे अंदर चल दी। चंदर को बड़ा अचरज हुआ। यह कौन हो सकती है जो इतनी बेतकल्लुफी से अंदर चल दी। उसने सोचा शायद शरणार्थियों के लिए चंदा मांगने वाली कोई लड़की हो, मगर अंदर तो कोई है ही नहीं। उसने चाहा कि रोक दे, फिर उसने रोका नहीं। सोचा खुद ही अंदर खाली देखकर लौट आएगी। माली बर्फ लेकर आया और अंदर चला गया। वह लड़की लौटी। उसके चेहरे पर कुछ आश्चर्य और कुछ चिंता की रेखाएं थीं। अब चंदन ने उसे देखा। एक सांवली लड़की थी, कुछ उदास, कुछ बीमार सी लगती थी। आंखें बड़ी बड़ी लगती थी, जो रोना भूल चुकी थी और हंसने में भी अशक्त थी। चेहरे पर पीली छां थी। ऐसा लगता था देखने से ही लड़की दुखी है, पर अपने को संभालना जानती है। वह आई और बड़ी फीकी मुस्कान के साथ बड़ी शिष्टता के स्वर में बोली, चंदर भाई सलाम, सुधा क्या ससुराल में है? चंदर का आश्चर्य और भी बढ़ गया। यह तो चंदर को जानती भी है। जी हाँ, वह ससुराल में है। आप? और बिंती कहाँ है? लड़की ने बात काट कर पूछा। बिंती दिल्ली में है। क्या उसकी भी शादी हो गई? जी नहीं, डॉक्टर साहब आजकल दिल्ली में है, वह उन्हीं के पास पढ़ रही है। बैठ तो जाइए, चंदन ने कुर्सी खिसका कर कहा। अच्छा, तो आप यहीं रहते हैं अब? जी हाँ, चंदन ने अचरज में डूब कर कहा। लेकिन आप इतनी जानकारी और परिचय की बातें कर रही हैं, मैंने आपको पहचाना नहीं, क्षमा कीजिएगा। वह लड़की हंसी, जैसे अपनी किस्मत, जिंदगी और अपने इतिहास पर हंस रही हो। आप मुझको कैसे पहचान सकते हैं? मैं ज़रूर आपको देख चुकी थी। मेरे आपके बीच में दरअसल एक रोशनदान था, मेरा मतलब सुधा से। ओह, मैं समझा, आप गेसु हैं। जी हाँ, और गेसु ने बहुत तमीज़ से अपनी चुन्नी ओढ़ ली। आप तो शादी के बाद बिल्कुल ही खो गई। अपनी सहेली को कोई खत भी नहीं लिखा। अख्तर मियाँ मज़े में हैं। आपको ये सब कैसे मालूम? बहुत आकुल होकर गेसु बोली और उसकी पीली आंखों में भी मैलापन आ गया। मुझे सुधा से मालूम हुआ था। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि आप हम दोनों को एक दावत ज़रूर देंगी, लेकिन कुछ मालूम ही नहीं हुआ। एक बार सुधा जी ने मुझे आपके यहाँ भेजा तो मालूम हुआ कि आप लोगों ने मकान ही छोड़ दिया है। जी हाँ, मैं देहरादून में हूँ। अम्मी जान वगैरह सब वहीं हैं। अभी हाल में वहाँ कुछ पनाहगीर पहुँचे। पनाहगीर? जी, पंजाब के सिख वगैरह, कुछ झगड़ा हो गया तो हम लोग चले आए। अब हम लोग यहीं हैं। अख्तर मियाँ कहाँ है? मिर्ज़ापुर में पीतल का रोज़गार करते हैं और उनकी बीवी देहरादून में थी। यह सज़ा क्यों? सज़ा की कोई बात नहीं। गेसु का स्वर घुटता हुआ सा मालूम दे रहा था। उनकी बीवी उनके साथ है। क्या मतलब? आप तो अजीब सी बातें कर रही हैं। अगर मैं भूल नहीं करता तो आपकी शादी? जी हाँ, बड़ी ही उदास हंसी हंसकर गेसु बोली। आपसे चंदर भाई मैं क्या छिपाऊंगी। जैसे सुधा वैसे आप। मेरी शादी उनसे नहीं हुई। अरे गुस्ताखी माफ़ कीजिएगा, सुधा तो मुझसे कह रही थी कि अख्तर।
मुझसे मोहब्बत करते हैं। गेसु बात काट कर बोली और बड़ी गंभीर हो गई और अपनी चुन्नी के छोर में टके हुए सितारे को तोड़ती हुई बोली, मैं सचमुच नहीं समझ पाई कि उनके मन में क्या था। उनके घर वालों ने मेरे बजाय फूल को ज़्यादा पसंद किया। उन्होंने फूल से ही शादी कर ली। अब अच्छी तरह निभ रही है दोनों की। फूल तो इतने अरसे में एक बार भी हम लोगों से मिलने नहीं आई। अच्छा। चंदर चुप होकर सोचने लगा। कितनी बड़ी प्रवंचना हुई इस लड़की की जिंदगी में, और कितने दबे शब्दों में यह कहकर चुप हो गई। एक भी आंसू नहीं, एक भी सिसकी नहीं, संयत स्वर और फीकी मुस्कान बस। चंदर चुपचाप अंदर उठकर चला गया। महाराजी ना गई। कुछ नाश्ता और शरबत भेजने के लिए कहकर चंदर बाहर आया। गेसु चुपचाप लॉन की ओर देख रही थी। शून्य निगाहों से चंदर आकर बैठ गया और बोला, बहुत धोखा दिया आपको। छी, ऐसी बात नहीं कहते चंदर भाई। कौन जानता है कि अख्तर की मजबूरी रही हो। जिसको मैंने अपना सरताज माना, उसके लिए ऐसा ख्याल भी दिल में लाना गुनाह है। मैं इतनी गिरी हुई नहीं कि जरा सोचूं, उन्होंने धोखा दिया। गेसु दांत तले जबान दबाकर बोली। चंदर तंग रह गया। क्या गेसु अपने दिल से कह रही है? इतना अखंड विश्वास है गेसु को अख्तर पर। शरबत आ गया था। गेसु ने तकल्लुफ नहीं किया, लेकिन बोली, आप बड़े भाई हैं, पहले आप शुरू कीजिए। आपकी फिर कभी अख्तर से मुलाकात नहीं हुई? चंदर ने घूंट पीकर कहा। हुई क्यों नहीं, कई बार वह अम्मी जान के पास आए। आपने कुछ कहा नहीं? कहती क्या, यह सब बातें कहने सुनने की होती हैं। और फिर फूल वहाँ आराम से है। अख्तर भी फूल को जान से ज़्यादा प्यार करते हैं। यही मेरे लिए बहुत है। और अब कह कर क्या करूँगी। जब फूल से शादी तय हुई और वे राज़ी हो गए, तभी मैंने कुछ नहीं कहा। अब तो फूल की मांग, फूल का सुहाग मेरे लिए सुबह की अजान से ज़्यादा पाक है। गेसु ने शरबत में निगाहें डुबाए हुए कहा। चंदर क्षण भर चुप रहा, फिर बोला, अब आपकी शादी अम्मी जान कब कर रही हैं? कभी नहीं। मैंने कष्ट कर लिया कि मैं शादी ताउम्र नहीं करूंगी। देहरादून के मैटरनिटी सेंटर में काम सीख रही हूँ। कोर्स पूरा हो गया, अब किसी अस्पताल में काम करूंगी। आप? क्यों, आपको ताज्जुब क्यों हुआ? मैंने अम्मी जान को इस बात के लिए राज़ी कर लिया है। मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। चंदन ने शरबत से बर्फ निकाल कर फेंकते हुए कहा, मैं आपकी जगह होता तो दूसरी शादी कर लेता और अख्तर से भरसक बदला लेता। बदला? गेसु मुस्कुरा कर बोली, छी चंदर भाई, बदला, गुरेज, नफरत, इससे आदमी न कभी सुधरा है न सुधरेगा। बदला और नफरत तो अपने मन की कमजोरी को जाहिर करते हैं। और फिर बदला मैं किससे लूं? उससे, दिल की तन्हाइयों में मैं जिसके सजदे पड़ती हूँ। यह कैसे हो सकता है? गेसु के माथे पर विश्वास का तेज दमक उठा। उसकी बीमार आंखों में धूप लहलहा उठी और उसका कंचन लता सा तन जगमगाने लगा। कुछ ऐसी दृढ़ता थी उसकी आवाज़ में, ऐसी गहराई थी उसकी ध्वनि में कि चंदर देखता रह गया। वह जानता था कि गेसु के दिल में अख्तर के लिए कितना प्रेम था। वह यह भी जानता था कि गेसु अख्तर की शादी के लिए किस तरह पागल थी। वह सारा सपना ताश के महल की तरह गिर गया और परिस्थितियों ने नहीं, खुद अख्तर ने धोखा दिया। लेकिन गेसु है कि माथे पर शिकन भी नहीं, भावों में बल नहीं, होठों पर शिकायत नहीं। नारी के जीवन का यह कैसा अमिट विश्वास, यानी जिसे गेसु ने अपने प्रेम का स्वर्ण मंदिर समझा था, वह ज्वालामुखी बनकर फूट गया और उसने दर्द की पिघली आग की धारा में गेसु को डुबो देने की कोशिश की। लेकिन गेसु है कि अटल चट्टान की तरह खड़ी है। चंदर के मन में कहीं कोई टीस उठी। उसके दिल की धड़कनों ने कहीं पर उससे पूछा, और चंदर, तुमने क्या किया? तुम पुरुष थे। तुम्हारे सबल कंधे किसी के प्यार का बोझ क्यों नहीं ढो पाए चंदर? लेकिन चंदर ने अपनी अंतःकरण की आवाज़ को अनसुनी करते हुए पूछा, तो आपके मन में जरा भी दर्द नहीं अख्तर को न पाने का? दर्द? गेसु की आवाज़ डूबने लगी। निगाहों की जर्द पंखुड़ियों पर हल्की पानी की लहर दौड़ गई। दर्द? यह तो सिर्फ सुधा समझ सकती है चंदर भाई। बचपन से वह मेरे लिए क्या थे, यह वही जानती है। मैं तो उनका सपना देखते देखते उनका सपना ही बन गई थी। लेकिन खैर, दर्द इंसान के अकीदे को और मजबूत न कर दे।
आदमी के कदमों को और ताकत न दे, आदमी के कदमों को और ताकत न दे, आदमी के दिल को ऊंचाई न दे, तो इंसान क्या? दर्द का हाल पूछते हैं आप कयामत के रोज तक मेरी मैयत उन्हीं का आसरा देखेगी। चंदर भाई, लेकिन इसके लिए जिंदगी में तो खामोश ही रहना होगा, बंद घर में जलते हुए चिराग की तरह घुलना होगा। और अगर मैंने उनको अपना माना है तो वह मिलकर ही रहेंगे, आज न सही कयामत के बाद सही। मोहब्बत की दुनिया में जैसे एक दिन उनके बिना कट जाता है, वैसे एक दिन उनके बिना जिंदगी कट जाएगी, लेकिन उसके बाद वे मेरे होकर रहेंगे। चंदर का दिल कांप उठा। गेसू की आवाज में तारे बरस रहे थे। और आपसे क्या कहूँ चंदर भाई, क्या आपकी बात मुझसे छिपी है? मैं जानती हूँ, सब कुछ जानती हूँ। सच पूछिए तो जब मैंने देखा कि आप कितनी खामोशी से अपनी दुनिया में आग लगते देख रहे हो और फिर भी हंस रहे, तो मैंने आपसे सबक लिया। हमें नहीं मालूम था कि हम और आप दोनों भाई बहनों की किस्मत एक सी है। चंदर के मन में जाने कितने घाव कसक उठे, उसके मन में जाने कितना दर्द उमड़ने से लगा। गेसु उसे क्या समझ रही है और मन में वह कहाँ तक पहुँच चुका है। जिसने चंदर की जिंदगी से अपने मन का दीप जलाया, वह आज देवता के चरण तक पहुँच गया, लेकिन चंदर के मन की दीप शिखा उसने अपने प्यार की चिता जला डाली। चंदर के मुंह पर ग्लानि की कालिमा छा गई। गेसु चुपचाप बैठी थी, सहसा बोली, चंदर भाई, आपको याद है पिछले साल इन्हीं दिनों में सुधा से मिलने आई थी और हसरत आपको मेरा सलाम कहने गया था। याद है, चंदर ने बहुत भारी स्वर में कहा। इस एक साल में दुनिया कितनी बदल गई। गेसु ने गहरी सांस लेकर कहा, एक बार ये दिन चले जाते हैं, फिर बेदर्द कभी नहीं लौटते। कभी कभी सोचती हूँ कि सुधा होती तो फिर कॉलेज जाते, क्लास में शोर मचाते, भागकर घास में लेटते, बादलों को देखते, शेर कहते और वह चंदर की और हम अख्तर की बातें करते। केसु का गला भर आया और एक आंसू चू पड़ा। सुधा और सुधा की ब्याह शादी का हाल बताइए, कैसे हैं उनके शौहर? चंदर के मन में आया कि वह कह दे, गेसु क्यों लज्जत करती हो, मैं वह चंदर नहीं हूँ। मैंने अपने विश्वास का मंदिर भ्रष्ट कर दिया। मैं प्रेत हूँ। मैंने सुधा के प्यार का गला घोंट दिया, लेकिन पुरुष का गर्व, पुरुष का छल, उसे यह भी नहीं मालूम होने दिया कि उसका विश्वास चूर चूर हो गया है। और पिछले कितने ही महीनों से उसने सुधा को खत लिखना बंद कर दिया और यह भी नहीं मालूम करने का प्रयास किया कि सुधा मरती है या जीती। घंटा भर तक दोनों सुधा के बारे में बातें करते रहे। इतने में रिक्शा वाला लौट आया। गेसु ने उसे ठहरने का इशारा किया और बोली, अच्छा जरा सुधा का पता दीजिए। चंदर ने एक कागज पर पता लिखकर दिया। गेसु ने उठने का उपक्रम किया तो चंदर बोला, बैठिए, अभी आपसे बातें करके आज जाने कितने दिनों की बातें याद आ रही हैं। गेसु हंस पड़ी और बैठ गई। चंदर बोला, आप अभी तक कविताएं लिखती हैं? कविताएं? गेसु फिर हंसी और बोली, जिंदगी कितनी हमगीर है, कितनी पुरशोर, और इस शोर में नगमों की हकीकत कितनी। अब हड्डियां, नसें, प्रेशर पॉइंट, पट्टियों और मरहमों में दिन बीत जाता है। अच्छा चंदर भाई, सुधा अभी उतनी ही शौक है, उतनी ही शरारती है? नहीं, चंदर ने बहुत उदास स्वर में कहा। जाओ कभी देख आओ ना। नहीं, जब तक कहीं जगह नहीं मिल जाती तब तक तो इतनी आज़ादी नहीं मिलेगी। अभी यही हूँ, उसी को बुलवाऊंगी और उसके पति देवता को लिखूंगी। कितना सूना लग रहा है घर, जैसे भूतों का बसेरा हो, जैसे प्रेत रहते हो। क्यों प्रेत बना रही हैं आप? मैं रहता हूँ इसी घर में, चंदर ने बोला। अरे मेरा मतलब यह नहीं था, गेसु हंसते हुए बोली। अच्छा, अब मुझे तो अम्मी जान नहीं भेजेंगी, आज जाने कैसे अकेले आने की इजाज़त दे दी। आपको किसी दिन बुलाऊं तो आइएगा ज़रूर। हाँ हाँ, ज़रूर आऊँगा गेसु, चंदन ने बहुत ही स्नेह से कहा। अच्छा भाईजान, सलाम, नमस्ते। गेसु जाकर रिक्शा पर बैठ गई और पर्दा तन गया। रिक्शा चल दिया। चंदर एक अजीब सी निगाह में देखता रहा, जैसे अपने अतीत की कोई खोई हुई चीज ढूंढ रहा हो। फिर धीरे धीरे लौट आया। सूरज डूब गया था। वह गुसल खाना बंद कर नहाने चला गया। जाने कहाँ कहाँ मन भटक रहा था उसका। चंदर मन का अस्थिर था, मन का बुरा नहीं था।
गेसु ने आज उसके सामने अचानक वह तस्वीर रख दी थी जिसमें वह स्वर्ग की ऊंचाइयों पर मंडराया करता था, और जाने कैसा दर्द सा उसके मन में उठ आया था। गेसु ने अपने अजाने में ही चंदर के अविश्वास, चंदर की प्रतिहिंसा को बहुत बड़ी हार दी थी। उसने सिर पर पानी डाला तो उसे लगा वह पानी नहीं है, जिंदगी की धारा है, पिघले हुए अंगारों की धारा, जिसमें पढ़कर केवल वही जिंदा बच पाता है जिसके अंगों में प्यार का अमृत है। और चंदर के मन में क्या है? महज वासना का विष। वह सड़ा हुआ, गला हुआ शरीर मात्र जो केवल सन्निपात के जोर से चल रहा है। उसने अपने मन के अमृत को गली में फेंक दिया है। उसने क्या किया? वह नहा कर आया और शीशे के सामने खड़ा होकर बाल काटने लगा। फिर शीशे की ओर एकटक देखकर बोला, मुझे क्या देख रहे हो चंदर बाबू? मुझे तो तुमने बर्बाद कर डाला। आज कई महीने हो गए और तुमने एक चिट्ठी नहीं लिखी। छी! और उसने शीशा उलट कर रख दिया। महाराजिन खाना ले आई। उसने खाना खाया और सुस्त सा पड़ गया। भैया, आज घूमे न जाबो? नहीं, चंदर ने कहा और पड़ा पड़ा सोचने लगा। पम्मी के यहाँ नहीं गया। यह गेसु दूसरे कमरे में बैठी है। इस कमरे में बिनती उसे कैलाश का चित्र दिखा रही थी। चित्र उसके मन में घूमने लगा। चंदर, क्या इस दुनिया में तुम ही पड़े थे जो मुझे फोटो दिखाकर पसंद करा रहे हो? चंदर का हाथ उठा। तड़ से एक तमाचा। चंदर, चोट तो नहीं आई? मान लिया कि मेरे मन में जो है वो मैं नहीं समझती, मगर मेरा मन तुमसे तो कोई बात नहीं छिपाता। तो चंदर, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? पापा लड़की देख आएंगे, हम भी देख लेंगे। तो फिर तुम बैठो तो हम पढ़ेंगे, वरना हमें शर्म लगती है। चंदर, तुम शादी मत करना, तुम इस सब के लिए नहीं बने हो। नहीं सुधा, तुम्हारे वक्ष पर सिर रखकर कितना संतोष मिलता है। आसमान में एक एक करके तारे टूटते जा रहे थे। वह पम्मी के यहाँ नहीं गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, अंत में चौथे दिन शाम को पम्मी खुद आई। चंदर खाना खा चुका था और लॉन में टहल रहा था। पम्मी आई। उसने स्वागत किया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में उल्लास नहीं था। कहो कपूर, आए क्यों नहीं? मैं समझे तुम बीमार हो गए। पम्मी ने लॉन पर पड़ी एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा। आओ बैठो ना। उसने चंदर की ओर कुर्सी खिसकाई। नहीं, तुम बैठो, मैं टहलता रहूँगा। चंदर बोला और टहलने लगा। पता नहीं क्यों पम्मी, 2-3 दिन से तबीयत बहुत ही उदास है। तुम्हारे यहाँ आने को तबीयत नहीं हुई? क्यों, क्या हुआ? पम्मी ने पूछा और चंदर का हाथ पकड़ लिया। चंदर पम्मी की कुर्सी के पीछे खड़ा हो गया। पम्मी ने चंदर के दोनों हाथ पकड़कर अपने गले में डाल लिया और अपना सिर चंदर से टिका कर उसकी ओर देखने लगी। चंदर चुप था। न उसने पम्मी के गाल थपथपाए, न हाथ दबाया, न अलके बिखेरी, न निगाहों में नशा ही बिखेरा। औरत अपने प्रति आने वाले प्यार और आकर्षण को समझने में चाहे एक बार भूल कर जाए, लेकिन वह अपने प्रति आने वाली उदासी और उपेक्षा को पहचानने में कभी भूल नहीं करती। वह होठों पर होठों के स्पर्शों के गूढ़तम अर्थ समझ सकती है। वह आपके स्पर्श में आपकी नसों से चलती हुई भावना पहचान सकती है। वह आपके वक्ष से सिर टिकाकर आपके दिल की धड़कनों की भाषा समझ सकती है। यदि उसे थोड़ा सा भी अनुभव है और आप उसके हाथ पर हाथ रखते हैं, तो स्पर्श की अनुभूति से ही जान जाएगी कि आप उससे कोई प्रश्न कर रहे हैं, कोई याचना कर रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं या सांत्वना मांग रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं या क्षमा दे रहे हैं, प्यार का प्रारंभ कर रहे हैं या समाप्त कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं या विदा दे रहे हैं। यह पुलक का स्पर्श है या उदासी का घाव और नशे का स्पर्श है। पम्मी चंदर के हाथों को छूते ही जान गई कि हाथ चाहे गर्म हो, लेकिन स्पर्श बड़ा शीतल और नीरस। उसमें वह पिघली हुई आग की शराब नहीं है जो अभी तक चंदर के होठों पर धधकती थी, चंदर के स्पर्शों में बिखरती थी। कुछ तबीयत खराब है कपूर, बैठ जाओ। पम्मी ने चंदर को उठाकर जबरदस्ती बिठा दिया। आजकल बहुत मेहनत पड़ती है। क्यों? चलो तुम हमारे यहाँ रहो।